मूवी एक्सप्लेन करेंगे जय भीम की। ये एक ऐसी मूवी है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि पहले के समय में लोगों के साथ कितना भेदभाव होता था। ये मूवी देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में एक जेल दिखाई देता है। उस दिन कैदी जेल से छूट रहे होते हैं और बाहर उनके घर वाले इंतजार कर रहे होते हैं। तभी हमें एक पुलिस वाला दिखाई देता है और ये पुलिस वाला जो भी लोग जेल से बाहर आ रहे थे उन लोगों को जाति के आधार पे बाहर लाइन में खड़ा करता था। यानी कि ऊंची जाति के जो लोग हैं उन्हें घर भेज दिया जाता है और जो नीची जाति के जो लोग हैं उनके ऊपर फिर से फेक केस लगाकर जेल में ठूस दिया जाता है। वो इसलिए करता है क्योंकि उसका जो प्रमोशन रुका हुआ था। बाहर खड़े उनके घर वाले पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, प्लीज हमारे पापा को, हमारे भाई को, हमारे बेटे को छोड़ दो। लेकिन पुलिस वाला उनकी कोई बात नहीं सुनता। लेकिन ये पुलिस वाला नीची जाति के लोगों को इसीलिए जेल में डालता है क्योंकि उसका जो प्रमोशन रुका हुआ था। जब तक पेंडिंग केसेस को सॉल्व नहीं करेगा तब तक उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा। इसीलिए हर एक नीची जाति के लोगों के ऊपर डबल डबल केस लगाकर उन सभी पेंडिंग केस को सॉल्व कर देता है। अगले सीन में हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर चंदू बाबू को देखते हैं, जो अपने साथियों के साथ स्ट्राइक करता है और उनकी मांगे ये है कि पुलिस वाले बिना सबूत के आधार पे नीची जाति के लोगों के ऊपर फर्जी केस लगाकर फिर से जेल में डाल रहे हैं। तभी चंद्र बाबू की नजर एक परिवार पे पड़ती है और वो अंदर चला जाता है, जहाँ एक परिवार आता है और वो कहता है कि हमारा एक बेटा है जो आज ही जेल से छूटने वाला था, लेकिन पुलिस वालों ने फर्जी केस लगाकर फिर से जेल में डाल दिया। तभी चंद्र बाबू कहता है ये इंडिया में पहली बार नहीं है, न जाने कितनी बार ऐसा कारनामा हो चुका है, क्योंकि पुलिस वाले अपना प्रमोशन करवाने के लिए नीची जाति के लोगों के ऊपर फर्जी केस लगा देते हैं और अपना प्रमोशन करवा देते हैं। चंद्र बाबू अदालत में अपनी बातें रखता है और कहता है कि जब जेल से कैदी 4 बजे छूटा हो तो वो दोपहर के 2 बजे चोरी कैसे कर सकता है। जब जज को ये सारी बातें पता चलती है तो सभी 12 कैदियों को फिर से रिहा कर दिया जाता है। तभी हम चंद्र बाबू की लाइफ स्टाइल के ऊपर फोकस करते हैं। वो एक सच्चा ईमानदार वकील था। वो अपने संविधान और देश के लिए मर मिटने को तैयार था। गुनहगारों को सजा दिलाना ही उसकी जिंदगी का पहला मकसद था। बस उसने ठान लिया था कि वो कैसे भी करके इलीगल तरीके से जो समाज में गंदगी फैल रही है उसको खत्म कर दिया जाए। अभी चंदू फिर से अपने साथियों के साथ स्ट्राइक करने लग जाता है। बस कारण यही था कि पुलिस ठीक से काम नहीं करती। तभी चंदू की नज़र 2 औरतों पे पड़ती है। चंदू को लगता है कि जरूर उन औरतों के साथ कोई ना कोई बड़ी घटना घटी होगी, इसलिए उनको घर ले आता है। एक का नाम था संगिनी और दूसरे का नाम होता है वैली, जो कि स्कूल में टीचर है, बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। तभी चंदू उन दोनों को आने का कारण पूछता है तो संगिनी बोलना स्टार्ट कर देती है और कहानी जाती है फ्लैशबैक में। हमें दिखाया जाता है तमिलनाडु का विलापुरम गाँव, जहाँ पर आदिवासी लोगों को देखा जाता है। वहाँ के लोग सिर्फ खेती करना ही जानते हैं, लेकिन दिक्कत ये थी उनके खेतों में बहुत सारे सांप घुस आते थे। इसी वजह से उनकी फसल खराब हो जाती थी। कई बार तो डसने की वजह से किसानों की मौत भी हो जाती थी। इसीलिए उन सांपों को पकड़कर जंगल से बाहर फेंक देते थे। ये लोग इतने भोले और दयावान हैं, अगर सांप उनकी फसल खराब कर भी दे फिर भी वो मारते नहीं थे, वो सभी सांपों को जंगल में फेंक देते थे। तभी हमें इस मूवी का मेन कैरेक्टर राज कन्नो को दिखाया जाता है। इस गांव के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, मुनिम या सरपंच है, वो इन आदिवासी लोगों को इज्जत नहीं किया करते थे। बस उनकी जरूरत पड़ने पर ही उन्हें याद किया जाता था। एक दिन इस गांव के सरपंच के घर में सांप घुस आता है। तभी राज कन्नो को सांप पकड़ने के लिए बुलाया जाता है। हालांकि सरपंच की पत्नी कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उनके कान से झुमका गिर जाता है। तभी उसी वक्त राज कन्नो की एंट्री हो जाती है। राज कन्नो जैसे ही सांप को पकड़ने की कोशिश करता है तभी उसकी नज़र एक झुमके पर पड़ती है। वो इतना ईमानदार था कि बड़े प्यार से और बड़ी ईमानदारी से उस झुमके को सरपंच की पत्नी के हाथों में दे देता है और उस सांप को अपने साथ ले जाता है और जंगल में छोड़ देता है। अगले सीन में राजगुरु की पत्नी संगिनी को देखा जाता है, जो कि प्रेग्नेंट होती है। वैसे तो सांप पकड़कर राजगन्नू पैसे कमा सकता है, लेकिन वो सोचता है क्यों नहीं पड़ोस के गांव में तिहाड़ी मजदूर का काम किया जाए ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। अगले सीन में देखा जाता है कि राजगन्नू जिस घर में सांप पकड़ने गया था उस घर में बहुत बड़ी चोरी हो चुकी थी। दरअसल उस सरपंच के घर में उन्हीं ज्वेलर्स की चोरी हुई थी जो ज्वेलर्स सरपंच की पत्नी ने बाहर निकाले थे। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और पूछताछ करने लगती है। तभी सरपंच की पत्नी कहती है कि हमारे घर में एक दिन पहले सांप पकड़ने वाला आया था, हमें तो उसी पर शक है। तभी पुलिस वाला बिना टाइम गवाए राज कन्नो के घर चला जाता है, लेकिन वहां पर राज कन्नो दिखाई नहीं देता है। उसकी पत्नी कहती है कि वो तो किसी काम के लिए बाहर गए हुए।
तभी पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है और घर का सामान बिखेर देता है और उस घर में बचाए हुए कुछ पैसे भी पुलिस वाला ले जाता है। रियल में ये वाला सीन देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि जिस गरीब के घर में खाने तक को पैसे नहीं और उस घर से पुलिस वाला अगर पैसे की चोरी करे तो वो गलत बात है। अगले सीन में राजगन्नू के भाई को दिखाया जाता है तो पुलिस वाले को राजगन्नू तो मिलता नहीं, इसीलिए उसके भाई को उठाकर ले जाते हैं और उसको पूछते हैं कि सरपंच का सोना तुम्हारे भाई ने कहाँ छुपाया। अगले दिन राजगन्नू मेहनत मजदूरी करके घर लौट रहा होता है और मजदूरी करके जो पैसे मिले थे उन पैसों से अपने बच्चों के लिए कुछ खिलौने भी लेके आया था। तभी वहां पर सरपंच के आदमी उसको पकड़ लेते हैं और उसकी धुलाई चालू कर देते हैं। ये सब हो जाने के बाद वो लोग पुलिस वाले को फोन करते हैं और वो पुलिस वाले उसे पकड़कर जेल में डाल देते हैं और यहाँ पर पुलिस वाले उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं, यहाँ तक कि उसकी लुंगी तक खुल जाती है। लेकिन फिर भी पुलिस वाले उसको मारना नहीं रोक, उसके घुटने टूट जाते हैं, उसके कंधों से खून निकलना चालू हो जाता है, लेकिन पुलिस वाले को इसके ऊपर दया नहीं आती। तभी वहां पर उसकी पत्नी संगीनी आ जाती है, जो कि प्रेग्नेंट थी, लेकिन अपनी पति को बचाने के लिए अपनी परवाह ना करते हुए पुलिस स्टेशन चली आती है और वो पुलिस वालों से मदद की गुहार लगाती है और कहती है कि मेरे पति ने चोरी नहीं की, हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हुई हो। लेकिन पुलिस वाले उसकी पत्नी की कोई भी बात नहीं सुनते और उसको मारते रहते हैं और ये सब बातें चंदू रिकॉर्ड कर लेता है और चंदू संगीनी को कही गई बात पर गौर फरमाने लगता है, जहां पर सबसे पहला शक जाता है पुलिस इंक्वायरी रिपोर्ट पर, क्योंकि रिपोर्ट में ये लिखा था कि चोरी के इल्जाम में राजगन्नू और उसके भाई और एक तीसरे आदमी को भी पकड़ा था, लेकिन ये तीनों आदमी रात के अंधेरे में पुलिस से नजरें चुरा के भाग निकले। पुलिस की इंक्वायरी रिपोर्ट ये भी कहती है कि सबसे पहले ये तीनों क्लिनिक पहुंचे और उसके बाद वो तीनों किसी मेडिकल में जाते हैं, वहां से दवाइयाँ ले आते हैं ताकि वो अपना इलाज करा सके, और ये लास्ट में ये तीनों एक सुनार के पास जाते हैं जहाँ चुराए हुए सोने बेच लेते हैं और पैसा लेकर वहां से भाग जाते हैं। और ऐसा करते हुए पुलिस वालों के पास 3 आई विटनेस है और इन तीनों ने इन तीनों को भागते हुए देखा था, एक क्लिनिक, दूसरा मेडिकल वाला और तीसरा सुनार, और ये सब इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा हुआ था। उसके बाद चंदू सोचता है कि पुलिस स्टेशन से कैदी अगर भागता है फिर भी अगर उसको बचाने की कोशिश करे तो करे कैसे। वैसे ये चंदू के लिए चैलेंजिंग था। तभी वो एक पिटीशन फाइल करता है जिसका नाम होता है स्कैलपेल, जिसके अंदर एक राइट होता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी आज़ादी के साथ जी सकता है और पुलिस वाले उन्हें बंदी नहीं बना सकते। और जब ये पिटीशन कोर्ट में आती है तभी दोनों जज उसको एनालिसिस करते हैं। बाकी जितने भी वकील है वो ये सब देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि चंदू तुम ये ना जीतने वाला केस कैसे ले लिया, वैसे तुम ये केस हारोगे, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया था कि 3 दिन के अंदर अपना आई विटनेस और जितने भी सस्पेक्ट है उन सबको सामने रखा जाए। तभी चंदू जज के सामने अपनी दलील रखता है और उसकी दलील ये थी कि जब कोई कैदी जेल तोड़कर भागता है और अपना इलाज कराने के लिए क्लिनिक में जाता है जो कि इस गांव के वेस्ट साइड में, और इलाज कराने के बाद मेडिकल में दवाइयाँ लेने के लिए जाता है जो कि इस गांव के ईस्ट साइड में, और बीच में है पुलिस स्टेशन, तो कोई भी कैदी अपना इलाज कराने के बाद अगर वो मेडिकल से दवाइयाँ लेने के लिए जाएगा तो उनको पुलिस स्टेशन से होकर गुजरना पड़ेगा। तो जब किसी कैदी को ये पता है अगर वो पुलिस स्टेशन से बाहर होकर गुजरेगा तो क्या उन्हें पुलिस से पकड़े जाने का डर नहीं रहेगा। तो ये उनकी पहली दलील थी। अब जैसा कि कोर्ट का एक रूल होता है कि वो अपने सबूतों के आधार पर ही किसी मुजरिम को सजा दी जाती है, लेकिन जो सबूत चंदू ने जज के सामने रखे थे उसको देखने के बाद तो यही पता चलता है कि ये पूरा केस चंदू बाबू के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा था। अब अपोजिशन पार्टी के लोगों को ये लगने लगता है कि वो केस पूरी तरीके से हार रहे हैं, इसलिए वो जीतने के लिए कई हथकंडे अपनाते हैं। वो चंदू को डराने धमकाने की कोशिश भी करते हैं, यहाँ तक कि संगीनी के घर पुलिस वाला भी जाता है, उसको डराने धमकाने की बात करता है और कहता है कि तुम ये केस वापस ले लो। लेकिन संगीनी कहती है कि नहीं, मैं कोई भी काम करूंगी तो चंदू भैया से पूछकर ही करूंगी। तभी पुलिस वाला घबरा जाता है और उसकी बेटी को उठाकर ले आता है। इधर संगीनी डर जाती है और वो भागते भागते पुलिस स्टेशन चली आती है और पुलिस वाले बार बार उसको टॉर्चर करने लगते हैं और दबाव डालते हैं कि वो केस वापस ले ले। तभी उसी वक्त हेड इंस्पेक्टर का फोन आता है और इंस्पेक्टर कहते हैं कि क्या तुम संगीनी की बेटी को उठाकर ले आए हो। तभी वो कहता है कि हाँ, मैं उठाकर लेके आया हूँ। और इंस्पेक्टर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम किसी की बेटी को उठाकर कैसे ले आ सकते हो, उसकी बेटी को बड़े इज्जत के साथ घर लौटा दो, नहीं तो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा और तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। तभी वो पुलिस वाला डर जाता है और बड़े इज्जत से संगीनी को गाड़ी में बिठाकर उसकी बेटी को घर भेज देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जब पुलिस वाला उसकी बेटी को उठाकर ले जा रहा था उसी वक्त संगीनी संधू भैया को फोन लगाती है
और उसके साथ जो घटना घटी वो सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि ये गांव के लोग मुझे धमका रही है और वो कहते हैं कि ये केस वापस ले ले। उसके बाद चंदू हाईकोर्ट के मजिस्ट्रेट को फ़ोन लगाता है और ये सब कुछ बता देता है और मजिस्ट्रेट हेड इंस्पेक्टर को फ़ोन करके सब बोल देता है। अगले सीन में संगिनी अपने बेटी को साथ में लेकर बस में बैठ जाती है। तभी पुलिस वाला उनसे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, नहीं तो कमिश्नर हमें नौकरी से निकाल देगा। पुलिस वाले गिड़गिड़ाते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन संगिनी उनकी एक भी बात नहीं सुनती। इधर गाँव के लोग, यहाँ तक सरपंच भी ये नज़ारा देख रहा होता है। तभी सभी लोग ये सोच रहे थे कि ये गरीब लोग अपने हक के लिए लड़ सकता है क्या, लेकिन संगिनी की ताकत देखकर सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी अपोजिशन पार्टी अपनी दलील रखती है और कहती है कि ये तीनों चोरी करके किसी को फोन करते हैं और उसको कहते हैं कि चोरी करके हम भाग चुके हैं, पुलिस हमें कुत्तों की तरह ढूंढ रही है, जैसे ही मामला ठंडा हो जाएगा तो हम वापस गाँव लौट आएंगे। ये बात सुनते ही चंदू गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ये बात वो पहली बार सुन रहा था और ये बात संगिनी ने नहीं बताई थी। जब वो गुस्सा होकर संगिनी की तरफ देखता है तो संगिनी कहती है कि उन्हें तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि किस नंबर के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो वो फोन कैसे लगा सकते। अगले दिन कोर्ट में एसटीडी के ऑनर को बुलाया जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि ये तीनों लोग मेरे एसटीडी बूथ में आए थे और इन तीनों ने ही कॉल किया था। जब नंबर का पता लगाते तो पता चलता है कि इन तीनों ने राइस मिल के मालिक को ही कॉल किया था और इस बात को उसने भी कन्फर्म किया। लेकिन सच्चाई तो तब सामने आती है जब अदालत में ये पता चलता है कि इन तीनों में से राजकन्नो तो था ही नहीं। तभी पुलिस वाला क्लियर करता है और कहता है कि हाँ सर, उस दिन राजकन्नो नहीं था, उसकी जगह पे मैं था, क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर था कि आखिर चोरी करने वाला तीसरा शख्स कहाँ गया, इसीलिए इन तीनों को ही चोरी के इल्जाम में मैंने पकड़ लिया। तभी वो बताता है कि राजकन्नो चोरी करके क्या पता कहाँ चला गया। तभी पुलिस वाला अदालत के सामने सॉरी मांगता है और कहता है आई एम सॉरी। चंदू कहता है कि तुम्हारी सॉरी मांगने से क्या संगिनी को अपना पति और उसकी बेटी को अपना पप्पा मिल जाएगा, क्या उनको न्याय मिल जाएगा। चंदू अदालत के सामने रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि इस केस के लिए स्पेशल इंक्वायरी बिठाई जाए ताकि पता लग जाए कि असली गुनहगार कौन है। तभी कोर्ट उसकी बात मान लेता है। तभी हमें दिखाई देते हैं स्पेशल इंक्वायरी टीम के मेंबर पेरूमल्लेश्वरम, जो कि पुलिस वाले थे। ये वही पेरूमल थे जिनके खिलाफ चंदू ने कई बार स्ट्राइक भी की, कई बार रैलियां भी निकाली। तभी पेरूमल चंदू को कहता है क्या हुआ वकील साहब, वैसे तो मेरे खिलाफ कहीं रैलियां की, कहीं स्ट्राइक भी की, लेकिन आज मेरे घर आने की क्या ज़रूरत पड़ी। तभी चंदू हाथ जोड़ते हुए पेरूमल जी को कहता है कि साहेब, आज हमने बेगुनाह को इंसाफ दिलाने की कसम खाई है, इसलिए मैं चाहता हूँ इस केस में आप हमारी पूरी मदद करें। अगले दिन चंदू उस पुलिस वाले को अपने गाँव ले आता है और वहाँ पर पूरी हकीकत बता देता है और कहता है इस गाँव में एक शख्स है जिसका नाम है राजकन्नो, जिसने चोरी नहीं की फिर भी झूठे इल्जाम में उसे फंसाकर जेल में डाल देते हैं। अगले दिन जैसे ही मैंने तहकीकात की तो उसकी बॉडी अगले दिन खेतों में मिल जाती है, लेकिन जब उसकी पत्नी को पता चलता तो उसके होश उड़ जाती है। तभी हमें ये कंफर्म करना था कि सुसाइड है या एक्सीडेंट। उसके बाद चंदू उस गांव के हॉस्पिटल में राजकन्नो की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकालने के लिए जाता है। तभी उस हॉस्पिटल के डॉक्टर से पता चलता है कि राजकन्नो को पहले मार कर लाया गया था, उसके बाद पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन बाद में ये भी पता चलता है कि सबसे पहले राजकन्नो की पसलियों को तोड़ा गया और बड़े बेरहमी के साथ उसके सीने पर लात मारी गई। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि तमिलनाडु का बहुत ही बड़ा वकील जिसका नाम था राम मोहन, जो कि अपोजिशन पार्टी में था, जो आज तक कभी केस नहीं हारा, वैसे वो पुलिस वालों के लिए केस लड़ रहा था। तभी चंदू फिर से अपनी दलील कोर्ट के सामने रखता है और कहता है कि ये पुलिस वाले ही असली गुनहगार हैं, ये अपना काम तो ठीक ढंग से करते नहीं। दरअसल जब सरपंच के घर पर चोरी हुई तभी पुलिस वाले उनके घर पूछताछ के लिए गए और जब फिंगरप्रिंट को मैच करवाया तभी असली चोरों को ढूंढते ढूंढते उनके गांव चले गए और पुलिस वाले और इन चोरों के बीच एक बहुत बड़ी डील हो जाती है, जिसमें आधा आधा सोना दोनों के बीच बांट देते हैं। फिर चोरी का इल्जाम लगाने के लिए एक ऐसे घर की तलाश की जो कि बहुत ही गरीब परिवार, और उसके बाद राजकन्नो को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। लेकिन जब उसने चोरी का इल्जाम अपने ऊपर नहीं लिया तो उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। लेकिन फिर भी राजकन्नो ने कहा कि साहेब, हम गरीब जरूर है लेकिन हम किसी के घर में चोरी नहीं करते। ये सुनते ही पुलिस वाले को इतना गुस्सा आ गया कि बड़े बेरहमी के साथ राजकन्नो को मौत के घाट उतार दिया। ये सुनते ही अदालत में सन्नाटा सा छा गया और हर किसी की आंखों से आंसू आने लगे। इसी के साथ संगिनी को न्याय मिल जाता है और इन पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा और साथ ही साथ उनको सस्पेंड कर दिया जाता है और संगिनी को रहने के लिए अलग से 2 BHK घर भी मिल जाता है और 2 बीघा खेती करने के लिए ज़मीन भी मिल जाती है और मूवी की अच्छी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, न जाने ऐसे कई गाँव है जहाँ पर गरीब लोगों के ऊपर अभी भी अत्याचार होता है, तो इन सभी से ऊपर उठकर हमें सोचना चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए। वैसे अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।